हेडिंग डालिए स्वर। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर निर्बाध रूप से मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर निर्बाध रूप से मुख या नाक से बाहर निकल जाती हैं, अर्थात मुख विवर में कहीं भी पूर्ण अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात मुख विवर में कहीं भी पूर्ण अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं। उदाहरण, स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए आगे लिख लीजिए। उदाहरण, वही 11 के 11 लिखने हैं जो कि कल लिखाए थे। अ आ, इ ई, उ ऊ, रिर, ए ओ औ। चाहो तो याद रखने के लिए नीचे लिख सकते हो। मानक हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। ये 11 आपको लिखा दिए गए। अ आ इ उ ओ, रिर ए ओ औ। ये कुल 11 स्वर हैं। अब स्वर की परिभाषा समझो। कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जब भी हम उच्चारण करते हैं, जब भी हमारे मुख विवर से ध्वनि निकलती है, तो जो ध्वनि निकलने की पूरी प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होती है कि फेफड़ों से वायु निकलती है, कंठ के सहारे होते हुए तालु, मूर्धा, जीभ, दांत और होठ से बाहर निकल जाती है। इसमें से कभी कभी कुछ वायु जो तालु और मूर्धा जहां पर दोनों जुड़ते हैं वहां पर 2 छिद्र होते हैं, जिनसे कुछ प्राणवायु हमारे नासिका के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो जो फेफड़ों से वायु निकलती है वो मुख से होते हुए या नाक से होते हुए बाहर निकलती है, और जब वो बाहर निकलती है तो बीच में जो हवा इधर से उधर टकराती है उससे ध्वनि पैदा होती है। जैसे आपने बांसुरी बजाने का फिजिक्स में जो सिद्धांत पढ़ा हो, उसी तरह से तुम्हारा उच्चारण होता है। हवा निकलती है और जब वो टकराती है तो टकराने के साथ, घर्षण के साथ उसकी आवाज में परिवर्तन हो जाता है, ध्वनि परिवर्तित हो जाती है, और इसीलिए मुख से निकलने वाली ध्वनि अलग अलग होती है और उन्हीं ध्वनियों के आधार पर हम भाषा का निर्माण कर लेते हैं। तो पहली परिभाषा तुम्हें स्वर के माध्यम के लिए, समझने के माध्यम के लिए मैंने बताई कि स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु निर्बाध रूप से मुंह या नाक से बाहर निकल जाती है। निर्बाध रूप जब मैं कह रहा हूं कि कहीं भी उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होती है। बाधा उत्पन्न न होने का मतलब है कि पूर्ण अवरोध नहीं होता, कुछ न कुछ बाधा तो उत्पन्न होगी। यदि बाधा उत्पन्न नहीं होगी तो आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ध्वनि निस्तृत ही नहीं होगी। इसलिए ध्वनि के लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं उसमें टकराव होगा। जैसे कंठ में आएगी तो जब आप बोलते हैं तो यहाँ कंठ में मसल्स का आगे पीछे होना हवा के निकलने के रास्ते को बदलता है। ठीक उसी तरह से तालु में एक और तुम्हारे मुख विवर में अंग होता है जिसे आप लोग जानते हो, उसको कहते हैं अलजिह्वा। अलजिह्वा आप सभी के मुख में होती है, और जिन लोगों के मुख विवर में अलजिह्वा नहीं होती है वो बोल नहीं पाती। वो अलजिह्वा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको बोलचाल की भाषा में आप लोग घर में कौवा के नाम से समझते होंगे। जैसे गांव में कहते हैं ना, उसके मुख में कौवा नहीं है। वो जो कौवा है वो आपके उच्चारण को नियंत्रित करता है, और इसीलिए
एक सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि होती है जो अलजिब्या से उच्चारित होती है, जिसके बारे में आगे बात करते हुए व्यंजन में जाकर हम बताएंगे, उसको कहते हैं हा। और हा ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण ध्वनि है, क्योंकि हा ध्वनि के कारण ही आप देखोगे कि इंग्लिश वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स, हिंदी अल्फाबेट के 52 लेटर्स, और जब हिंदी इंग्लिश को हम एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हा ध्वनि का कितना यूज होता है। का, के, खा, के एच, गा, जी, घा, जी एच, हर जगह एच, चा, सी एच, छा, सी एच एच। तो जो एच है, जो हा है, ये अलजिब्या से उच्चारित होता है। इसको कंठ से भी कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट बाद में समझाएंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि अलजिब्या का कितना महत्व है, और साथ ही मुख विवर में तुम्हारे उस अलजिब्या के कारण जो उच्चारण पैदा होते हैं उनका क्या अंतर है। ठीक, तो मुख में जो हवा आ रही है वो इधर उधर टकराएगी तभी ध्वनि पैदा होगी, लेकिन यदि वो अवरुद्ध हो जाती है तो व्यंजन वर्ण की ध्वनियां पैदा होती हैं। और यदि अवरुद्ध नहीं होती है, निर्वात, अवरुद्ध मीन्स जिसमें कोई बाधा पैदा हो जाए, और अवरुद्ध न होना, निर्बाध होना, मतलब कोई बाधा पैदा न हो, तो अंग पास तो आएंगे। जैसे अ, आ, ई, उ, इसमें आप होठों की आकृति, जीव की अलग अलग स्थिति आप देखोगे, लेकिन ये सारी स्थितियां पूर्ण रूप से अवरोध पैदा नहीं करती। उदाहरण के तौर पर अगर जो वर्ण से हम कोई उदाहरण लें तो हम व्यंजन का एक उदाहरण देके आपको बताते हैं। जैसे पवर्ग, पवर्ग में चूंकि जो बाधा पैदा होती है वो होठों के स्थान पर होती है, और आप वीडियो में हमें सामने देख रहे हैं तो आप होठ से बोलते हुए देख सकते हैं। जैसे पा, पा, बिल्कुल होठ मिलाए बिना कोई भी पा की ध्वनि नहीं पैदा कर सकता। पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो पांच वर्ण मैं बोल रहा हूं, पांच ध्वनियां पैदा कर रहा हूं, जिनको हिंदी वर्णमाला में पवर्ग कहते हैं। इस पवर्ग को इसलिए उदाहरण, बाकी सारी व्यंजन ध्वनियां वो होती हैं जिनमें अवरुद्ध होता है, लेकिन अन्य में इसलिए नहीं बता रहा कि वो अवरोध आपको दिखेगा नहीं, लेकिन पवर्ग की ध्वनियों में अवरोध आपको दिखता है, क्योंकि यह अवरोध होठ के स्थान पर होता है। और इसीलिए अभी मैंने जो कल एक हिंट आपको दी थी कि जब हिंदी आप उससे पढ़ लेंगे, आप अपने मुख के अंग नहीं भूलेंगे तो ये कभी नहीं भूल पाएंगे ये कहां से। जैसे सबसे पहले व्यंजन में जब आएंगे कवर्ग, तो कवर्ग कंठ से, चवर्ग तालु से, टवर्ग मूर्धा से, फिर तवर्ग दंत से, और पवर्ग होठ से। अभी आगे ये भी एग्जाम्पल आपको देंगे कि कोई भी इस पूरी दुनिया में जो मनुष्य पैदा होता है, वो मनुष्य, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, किसी भी भाषा क्षेत्र में कोई भी मनुष्य पैदा होता है, और वो पैदा होने के बाद सबसे पहले जो ध्वनियां निकालता है अपने मुख से, वो ध्वनियां वही होती हैं जो पवर्ग से संबंधित ध्वनियां हैं। जैसे पा, फा, बा, भा, मा। इसीलिए अपने समाज में भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनके भी जितने करीबी संबंध हैं, करीबी संबंध का मतलब माता, पिता, भाई, बहन, बुआ, मौसा, मौसी, फूफा, ठीक, जितने भी रिश्ते हैं वो सब कहां से जुड़े हुए हैं, पवर्ग के उच्चारण से। ऐसे ही पानी, मम, बुब्बू, ये जो भी बच्चा सबसे पहले शब्द बोलता है, जो ध्वनियां निकालता है, वो पवर्ग से होती हैं, क्योंकि होठ सबसे पहले सेंसेशन फील करते हैं। अगर जो आप लोग फ्राइड की साइको एनालिसिस पढ़ेंगे, आप लोगों को कभी कभी लगता होगा कि सामान्य हिंदी पढ़ाने वाला अध्यापक कभी तो हमें फिजिक्स पढ़ाने लगता है, कभी तो हमें जाके साइको एनालिसिस पढ़ाने लगता है, कभी दूसरी साइंस की थ्योरी ले आता है, लेकिन ये सब समझना बहुत जरूरी है। साइको एनालिसिस में अगर जो फ्राइड को आप पढ़ेंगे तो फ्राइड ने एक लिबिडो का कॉन्सेप्ट दिया है, और ह्यूमन बॉडी में लिबिडो सबसे पहले कहां पाए जाते हैं, लिप्स में। इसीलिए बच्चे के लिप्स में सेंसेशन सबसे पहले आता है।
सबसे पहले बॉडी के किसी भी अंग में सेंसेशन आता है। लिबिडो सेक्स ऑर्गन्स में बहुत बाद में ट्रांसफर होते हैं, सबसे पहले लिबिडो लिप्स में होते हैं, और टिल डेथ ह्यूमन बॉडी में लिप्स में लिबिडो रहते हैं, फ्राइड बताते हैं। इसीलिए बच्चे के होठ बहुत सेंसिटिव होते हैं, होल लाइफ लिप्स बहुत सेंसिटिव रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले होठों से उच्चरित होने वाली ध्वनियां दुनिया के किसी भी स्थान पर पैदा होने वाले बच्चे उच्चरित करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सभी करीबी संबंध होठों से उच्चरित होने वाली ध्वनियों से पैदा होते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद यदि आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो वर्णमाला आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। अब मैं जो बात कह रहा था कि जैसे पवर्ग का उदाहरण दिखाया कि पवर्ग में ध्वनि अवरुद्ध हो रही, कहाँ? होठों पे। ऐसे ही कवर्ग में कंठ पे, ऐसे ही चवर्ग में तालु पर, टवर्ग में मूर्धा पर, तवर्ग में दंत पर, पवर्ग में होष्ठ पर। तो हर जगह कहीं ना कहीं पूर्णतः अवरोध होता है, तब व्यंजन ध्वनियां पैदा होती हैं। और जब अवरुद्ध पूर्णतः नहीं होता, जैसे अ आ, ई, उ, रिर, ए, ओ, औ, इसमें होठों की आकृति बदलती है, जिह्वा की स्थिति बदलती है, कंठ की स्थिति बदलती है, लेकिन कंठ से लेकर होष्ठ तक कहीं भी पूर्ण अवरोध नहीं होता। तो स्वर की परिभाषा हमने आपको क्या बताई? स्वर, वॉवल, वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु पूर्ण अवरुद्ध हुए बिना मुख या नाक से बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं। उदाहरण अ आ, ई, उ, रिर, ए, ओ। मानक हिंदी में 11 स्वर हैं। ये कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछते रहना। बीच में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल इररिलेवेंट होते हैं, अब मैंने निर्णय लिया है कि उन पे मैं बात नहीं करूंगा। जैसे आया है एक प्रश्न, गुरुजी अस्पर्श में कितनी ध्वनियां हैं? यार पहले पढ़ तो लो, समझ तो लो। अभी अवरुद्ध और स्पर्श तुम समझ नहीं पाए, क्वेश्चन पहले फेंक दिया हमारे सामने। कॉन्सेप्ट समझो पहले, खुद ही तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। इतनी हड़बड़ी में हम नहीं पढ़ाएंगे। यहां तक जो समझाया उसमें कोई डाउट होता है तो पूछो, बाकी आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं, यदि आप हमसे वर्णमाला ठीक से पढ़ लेंगे तो आपके ये ध्वनियां और सारे उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। ठीक, अब स्वर की परिभाषा हमने आज सबसे पहले आपको बता दी है। इसमें मोटा मोटी 2 चीजें समझने के लिए याद रखना। परिभाषा तो किताबों में बहुत जगह मिल जाएगी। पहली कि कहीं भी पूर्ण अवरोध नहीं होगा तो वे ध्वनियां स्वर होंगी। दूसरा, जो स्वर ध्वनियां हैं वो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र कहने का मतलब है कि जैसे हमने कल तुम्हें ध्वनि तोड़ के लिखाई थी, उसमें कमल में व्यंजन की 3 ध्वनियां थी, का, मा, ल। का और मा और ला, लेकिन इन तीनों व्यंजन ध्वनियों के साथ में स्वर लगा हुआ था, जो था छोटा आ। यदि आ न लगाएं तो अकेले भाषा में का यूज नहीं हो सकता, माँ का यूज नहीं हो सकता, ला का। लेकिन अगर जो कोई स्वर ध्वनि है तो वो अपने आप में पूरी यूज होती है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो स्वतंत्र कहने का मतलब होता है जिसको दूसरे की जरूरत न पड़े। परतंत्र कहने का मतलब होता है जो अपने आप में पूर्ण न हो, हमेशा उसे किसी दूसरे की जरूरत पड़े। तो अब मैंने आपको बताया कि स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं। स्वतंत्र कहने का अर्थ यह होगा कि स्वर को किसी भी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। अब उदाहरण के तौर पर इस स्वतंत्र को समझने के लिए आप 2 चीजों की ध्वनियां निकालिए। जैसे आम का सीजन है, खूब खा रहे होंगे आप लोग, बहुत मीठे मीठे आम आ रहे हैं। उस आम शब्द का ध्वनि विस्तार करें आप। ध्वनि विस्तार करने का मतलब, जैसे कल मैंने तुम्हें कमल लिखवाया था, का धन आ धन मा धन ला धन, मा धन आ धन ला धन आ, 6 ध्वनियां। जैसे पानी लिखवाया था, पा धन आ धन न धन ई, पानी, 4 ध्वनियां। ऐसे ही मैं अब आपको लिखवा रहा हूं आम का ध्वनि विस्तार। इसे कहते हैं ध्वनि विस्तार करना। यदि आप लोगों ने वर्णमाला ठीक से पढ़ ली और ध्वनि विस्तार आपको समझ में आ गया, हिंदी व्याकरण की कोई भी गलती आपसे कभी नहीं होगी। इतना मजबूत सिद्धांत है ये।
अब ध्वनि विस्तार को कैसे समझते हैं? आम का करिए। आम में कुल कितनी ध्वनियों का विस्तार होगा आपका? 3। बड़ा आ, धन म, धन अ, छोटा आ। तो आ, धन म, धन अ, आम। ऐसे ही एक ध्वनि विस्तार करिए भाई। भाई भाई जानते हो, ब्रो, भाई। भाई का ध्वनि विस्तार करो, भ, धन, भा, भाई। तो भ, धन, आ, धन, ई। कितनी ध्वनियां निकल रही? 3। तो आम या भाई, इन 2 शब्दों का ध्वनि विस्तार करके फैज अंसारी साहब, बीच बीच में ऐसे प्रश्न मत पूछिए, सिर्फ क्वेरी सेशन नहीं चल रहा। अयोग वाह मैंने कल बताया था कि हम सबसे लास्ट में पहुंचेंगे, अभी तो स्वर शुरू कर रहे हैं। स्वर व्यंजन तब अयोग वाह। परसों के क्लास में हमारा अयोग वाह आ पाएगा, या हो सकता नरसों आ पाए। तब तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। स्वर और व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब वो कौन से लक्षण होते हैं? तो पहले स्वर के तो लक्षण समझ लो, तब व्यंजन के समझना, तब दोनों के समझना। स्वर के जो लक्षण हैं, जो व्यंजन के लक्षण, दोनों के पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें दोनों कहते हैं। हमने दे दिया उत्तर, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो बेटा, बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करते क्वेश्चन डाल डाल के। जब हम पूछें अयोग वाह पढ़ा दे अंगार, तब डालना। फिर आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट। हम स्वतंत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। स्वतंत्र ध्वनियां हैं। स्वतंत्र ध्वनियां क्यों हैं? क्योंकि इनको किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने कहा आम, अब आम में जो आ बड़ा है वो अकेले आ रहा, उसको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन मां को छोटे आ की जरूरत पड़ रही। ऐसे ही भाई, हम को बड़े आ की जरूरत पड़ रही, वो बड़े आ के बिना नहीं चल सकता अकेले। लेकिन ई, बड़ी ई अपने आप में स्वतंत्र है। इमली, ई, धन, म, धन आ, धन ला, धन ई, इमली। अब यहां पे ई को किसी और दूसरे की जरूरत नहीं है, लेकिन मा को और ला को 2 स्वरों की जरूरत पड़ रही। तो व्यंजन को हमेशा स्वर की जरूरत पड़ती है, इसलिए व्यंजन परतंत्र वर्ण होता है, और स्वर को कभी भी किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए स्वर स्वतंत्र वर्ण होता है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हमने तुम्हें स्वर की परिभाषा लिखा दी, समझा दी, बता दी। कोई डाउट हो तो उसमें पूछो। आगे के क्वेश्चन जब क्लास पढ़ोगे तब आ जाएंगे बेटा, बहुत आगे आगे का पूछने से कोई फायदा नहीं। जो समझाता जा रहा है उसको ध्यान से समझते जाओ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो डालो, नहीं तो अब हेडिंग डालो, स्वर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोवेल। स्वर के प्रकार हमारे क्लास से उनको भी हिंदी सीखने में, समझ में आसानी से आ जाएगी जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती। जो इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट के स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे तो सब जान जाएंगे। पूरी जनरल हिंदी इंग्लिश मीडियम पढ़ाई जा सकती है। स्वर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोवेल। नंबर 1, पहले तो यहां पे आगे लिख लो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मुख्य रूप से, 3 टाइप्स, 3 प्रकार। नंबर 1, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, हा में नीचे र निकलता है, ह्रस्व, और फिर आधा सा और वा, ह्रस्व स्वर। अगर जो हिंदी की कोई भी किताब लेके देखोगे तो उसमें मिल जाएगा लिखा हुआ कैसे लिखा जाता है। अगर जो बोर्ड लगा होता तो मैं अभी लिख देता, बोर्ड की सुविधा अभी मुझे मिल नहीं पा रही है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। आगे लिख लो, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें
ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। रिपीट करूंगा, आराम से दोबारा लिख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व के मैंने और भी नाम बता दिए, चाहो तो वो भी साथ में लिख लो। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर के कितने नाम हो गए? 3 नाम, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर। तीनों का एक ही मतलब है, ह्रस्व स्वर। आगे लिख लो, यह 4 होते हैं। यह 4 होते हैं, या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर 4 होते हैं। डैश लगा के आगे 4 कौन कौन से होते हैं? उदाहरण, अ, ई, उ, ऋ, अ, ई, उ, ऋ। लिखने के लिए आसान बोल देता, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋ। ठीक, आप लोग ह्रस्व हमें लिख के दिखा रहे हो या हमें बता रहे हो? आप लोग लिख लो, किताब में देख लो, हर जगह में लिखा हुआ मिलता है ह्रस्व। ठीक, तो 4 होते हैं, अ, ई, उ, ऋ। अब पहले सारे स्वर के प्रकार लिख लो, फिर इनको एक साथ समझाते हैं। नंबर 2, दीर्घ स्वर। नंबर 2, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? आगे लिख लो, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है या जो 2 स्वरों से मिलकर निर्मित होते हैं, या जो 2 स्वरों से मिलकर निर्मित होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, उन्हें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है और जो 2 स्वरों से मिलकर निर्मित होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। यह 7 होते हैं। यह 7 होते हैं, 7। यह 7 होते हैं। कौन कौन से हैं 7? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, अब लिखने की आसानी के लिए ऐसे बोल देता हूं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। 11 स्वर लिखाए थे, उनमें 4 ह्रस्व कर दो और 7 दीर्घ कर दो। अब ये जो 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं,
ये सातों दीर्घ स्वर हमने कहा दो स्वरों से मिलकर निर्मित होते हैं। तो किस किस स्वर से कौन सा मिलकर निर्मित हुआ है? जैसे बड़ा आ, तो ये किस किस स्वर से मिलकर बना? तो आ, जो बड़ा आ है, उसके आगे ब्रैकेट में जान के लिख सकते हो, ब्रैकेट में अ धन अ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ बनता है। ऐसे ही ई, बड़ी ई कैसे मिलके बनती है? दो स्वरों से। छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। फिर बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो ऊ बराबर ब्रैकेट में आगे लिख लो ऊ धन ऊ। फिर आता है ए, ए किससे मिलके बना है? तो ए बनता है आ धन ई। ए, एक लिखते हो ना, तो ए आ धन ई, छोटा आ धन छोटी ई मिलके ए। फिर ए, जब उसके ऊपर एक मात्रा आ जाती है ए कैसे बनता है? तो ए के आगे ब्रैकेट में लिख लो आ धन ए, आ धन ए। फिर ओ कैसे बनता है? ओ आ धन उ, छोटा आ धन छोटा उ। ओ कैसे बनता है? अ धन उ। और फिर औ, औरत वाला औ कैसे बनता है? आ धन ओ, आ धन ओ। माफी चाहता हूं दोस्तों, ये पूरा अगर जो बोर्ड पे लिखकर आपको अभी समझा देता तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता। इस पे तो एक ये भी दिक्कत है कि मैं अगर जो कॉपी पे यहाँ बैठ के लिखूं भी तो इस पे उल्टा दिखता है, इसलिए ऐसे लिखने से फायदा नहीं होगा। अब मैं उसी कोशिश में हूं कि डिजिटल बोर्ड लग जाए और जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। डिजिटल बोर्ड की कोशिश में लगा हुआ हूं। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नंबर तीन लिखो प्लुत स्वर, आधा पा, ला पे छोटे ऊ की मात्रा और ता, प्लुत। ये तीसरे प्रकार का स्वर है जिसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। बहुत लोग आज पहली बार नाम सुनेंगे। प्लुत स्वर, आधा पा, ला छोटे ऊ की मात्रा और ता, प्लुत स्वर। आज हमारे साथ सिर्फ 37 या 38 लोग जुड़े हैं। ऐसा तो नहीं कि क्लास ठीक न चल रहा हो इसलिए लोग भाग जा रहे हैं। अगर जो बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे और बहुत लोग नहीं जुड़ेंगे तो फिर ये लाइव की मेहनत मुझे खत्म कर देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी आता हूँ दोपहर में अपना सोना वोना छोड़ के पढ़ाने, और वो भी तुम लोग फ्री ज्ञान में भी उपस्थित नहीं हो रहे हो। आज सिर्फ 35 लोग हैं इस समय हमारे साथ। संख्या जाने कहाँ बिजी हैं, क्या कर रहे हैं। मैं ये गारंटी से आप लोगों से कह रहा हूं कि ऑनलाइन पढ़ाई कभी भी ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं होगी। ऑनलाइन में 2-3 दिन में मन उचट जाता है, स्क्रीन पर देखकर पढ़ना बहुत कठिन होता है। क्लास सुपर है तो बहुत अच्छी बात है, सुपर चल रही है, लेकिन बच्चे आ ही नहीं रहे। 35 से 33 हो गए। अच्छा, कुछ लोग सो रहे होंगे। चलो भाई, अच्छा पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ो, बाकी देखते हैं। थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, सोने दो जिन्हें सोना है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? आगे इनकी परिभाषा लिख दो। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का परिभाषा कैसे आप लिखेंगे, कैसे किसी को बताएंगे? लिख लो, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय या 3 गुना समय लगे उसे प्लत स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय या
जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय या 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। देखो बच्चा लोग, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन पहले जब टीचर से पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ लो, बीच बीच में अपना ज्ञान दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बच्चे ने लिखा ओम, ओ एम, अब ओम में प्लुत नहीं है। फिर नीचे किसी बच्चे ने हिंदी में लिखा है ओम, उसमें भी प्लुत का सही चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन हाँ इस वाले में प्लुत है। तो ओम भी 2 तरह से लिखा जाता है, प्लुत और बिना प्लुत के। ये आपको अभी सीख लो मुझसे, मैं बता रहा हूं, आगे आगे बताने का कोई बहुत फायदा नहीं होता। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय या 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। किसी भी स्वर का उच्चारण, आगे लिखो, किसी भी स्वर का उच्चारण प्लुत रूप में हो सकता है। किसी भी स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में हो सकता है। देखो, जो प्लुत का कॉन्सेप्ट है पहले उसे समझ लो। प्लुत स्वर, जो प्लुत स्वर का कॉन्सेप्ट है, इसमें स्वर कोई अलग से नहीं है। स्वर वही है जो मूल स्वर हैं या दीर्घ स्वर हैं। 4 मूल स्वर, 7 दीर्घ स्वर, दोनों मिलाकर टोटल 11। उन 11 के 11 स्वरों में किसी भी स्वर को हम प्लुत के रूप में उच्चरित करते हैं। तो कोई भी स्वर चाहो तो प्लुत का उच्चारण करो, चाहे न करो, लेकिन प्लुत का उच्चारण करोगे तो लिखने में भी उसे प्लुत रूप में ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी में कल ही मैंने बताया था कि जैसा उच्चारण होगा ठीक वैसा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह ध्वनि आधारित, स्वनिम आधारित वह पद्धति है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है और जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। इसलिए कोई भी स्वर आप प्लुत में लिख सकते हो और आप प्लुत में नहीं भी लिख सकते हो। अब आप लोगों को उदाहरण के तौर पर नीचे बता रहा हूं। जैसे जैसे ओम। अब यहां पे ये ध्यान रखना, अगर जो आपने ओम लिखा, ओम, आप जो आपका यह एक स्वर है ओ धन म, तो ओम ये प्लुत नहीं है। लेकिन ओ फिर एक हिंदी का ऐसे करके 3 बना देते हो, पूरा 3 बनता है वो। बोर्ड नहीं तो मैं तुम्हें लिख के दिखाता। ओम, ओम इसमें प्लुत नहीं है, लेकिन जब हम बोलते हैं ओम, ठीक। एक बच्चे ने कहा इसमें त्रिमात्रिक, बिल्कुल सही बात है। हमने जो 3 गुना लिखाया है, 2 गुना मतलब द्विमात्रिक, 3 गुना मतलब 3 मात्रिक। लेकिन प्लुत जिसे कहते हैं उसको हम 3 मानक मान के चलते हैं, लेकिन 3 से भी ज्यादा गुना हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, सूचना दे रहा है एक बच्चा, ऋग्वेद में प्लुत स्वरों का उपयोग अधिक किया गया है, संस्कृत में खूब होता है। ठीक है। एक है सर जी, इसमें त्रिमात्रिक का क्या अर्थ है? प्लुत जो है वो त्रिमात्रिक कहलाता है या 3 गुना समय लगता है, क्योंकि दीर्घ में द्विमात्रिक, ह्रस्व में, लघु में एक मात्रिक, तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, 3 मात्रिक। ये मात्रा क्या होती है अभी आगे पढ़ाएंगे। मात्रा हर स्वर की उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा को मात्रा कहते हैं, वो जो समय हम लेते हैं बोलने में। इसीलिए जब मात्रा की परिभाषा भी आपको आगे लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तब बताएंगे। वैसे तो मात्रा की परिभाषा हम कह देते हैं जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है तो उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है और स्वर के इसी परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। लेकिन मात्रा हकीकत में क्या है कि उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। तो एक मात्रिक मतलब उच्चारण में 1 मात्रा समय, द्विमात्रिक उच्चारण में 2 मात्रा का समय, त्रिमात्रिक उच्चारण में 3 मात्रा का समय,
प्लुत उच्चारण हम त्रिमात्रिक से अधिक मात्रिक भी कर सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा ओम, इसमें प्लुत है ही नहीं, ओम। फिर हम बोलेंगे ओम, तो ओ फिर 3 लिख के फिर मां लिखेंगे और इसका ध्वनि विस्तार करेंगे तो ओ धन ओ धन ओ धन म धन आ, 3 बार ओ धन म धन आ, तो ये प्लुत हो जाएगा त्रिमात्रिक। लेकिन अगर जो हम बोले, जो ऋग्वेद के और ऋचाओं के पीछे जाएं, ओ, अब ये क्या है, इसमें हमने त्रिमात्रिक से भी अधिक प्लुत कर दिया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण तुम्हें समझा रहा, हे राम। अब इसको नॉर्मल तुम लिख सकते हो, हा पे की मात्रा और राम, हे राम, इसमें प्लुत नहीं है। लेकिन हम जब बोलेंगे हे राम, तब हम हे में जो हा धन ए धन ए धन ए धन रा धन आ धन मा धन आ, ठीक, हे राम। लेकिन हे राम में तो हा पे ए की मात्रा, फिर 3 लिखेंगे हिंदी का और फिर राम, तो यहां पे ए प्लुत हो रहा है, हे राम, ठीक। अब इस हे को हम और लंबा प्लुत कर सकते हैं, जी हां, हे राम, ठीक। तो प्लुत का मतलब होता है जब हम किसी भी स्वर को प्लुत के रूप में उच्चरित करते हैं तो उसको लिखने के समय भी प्लुत चिन्ह लगाकर, प्लुत चिन्ह क्या है, हिंदी का 3, क्योंकि प्लुत अपने आप में द्विमात्रिक से अधिक अर्थात त्रिमात्रिक स्वर हो जाता है। अब शायद ये स्वर का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमसे पूछ सकता है। अब यहां पर आगे हेडिंग डाल लो, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कोई क्वेश्चन हो तो बीच में पूछ लेना, नहीं तो अगली हेडिंग है उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जो उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है, ये मुख्य रूप से 3 तरह से हम करते हैं। 3 मुख विवर के अलग अलग अंग लेकर उनके आधार पर उच्चारण के अलग अलग स्थितियों के कारण, अलग अलग अंगों के प्रयोग के कारण हम उन्हें अलग अलग रूप से बांट देते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर 1, जीभ के द्वारा उच्चारण के आधार पर। सिर्फ शॉर्ट में लिख लेना, पूरी डेफिनेशन मत लिखना। ऊपर हेडिंग, स्वर के उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उसके बाद नंबर 1, जीभ के द्वारा, टंग, आपकी टंग का क्या यूज होता है स्वरों के उच्चारण में और उस आधार पर क्या वर्गीकरण होता है, सबसे पहले वो। तो जीभ के आधार पर, जीभ के द्वारा उच्चारण के आधार पर, जो कहो एक ही बात है। जीभ के आधार पर हम स्वरों को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। जीभ के उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से, 3 टाइप्स आगे लिख लो। अग्रस्वर, अग्रस्वर, आगे लाइन खाली छोड़ दो जिससे उसके उदाहरण लिख लेना कौन कौन सा अग्रस्वर है। फिर नंबर न लिखो, एक में ही 3 प्रकार। पहला अग्रस्वर, फिर दूसरा ए बी सी करके लिख दो। ए अग्रस्वर, बी मध्य स्वर और सी पश्च स्वर। पा आधा शा और फिर चा। पश्च माने होता है पिछला, पीछे। अग्रस्वर अगला, मध्य स्वर बीच में और पश्च स्वर पीछे। तो जो हमारी जीभ है, उस जीभ के अगले हिस्से से जो स्वर उच्चरित होते हैं वो अग्र स्वर होते हैं। जो जीभ के मध्य के हिस्से से स्वर उच्चरित होते हैं वह मध्य स्वर होते हैं, और जो जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारण की स्थितियां पैदा करते हैं वो पश्च स्वर होते हैं। तो स्वर जो हमारे हैं, सारे के सारे स्वरों को हम जीभ से उच्चारण के आधार पर इन हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक, अब उसमें क्या है कि जैसे अग्रस्वर,
तो अग्र स्वर को हम इस तरह से समझेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर की ओर उठता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। घर पे आप लोग बोल के देखोगे, शीशे के सामने उच्चारण करके कोशिश करोगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि जीभ का अगला भाग किसके उच्चारण में ऊपर की ओर उठता है। तो इसमें अग्र स्वर, जिनमें आगे तो कौन कौन से हैं अग्र स्वर, आगे डैश लगा के लिख लो, ई और ए, ए। अगर जो ए हम बोलते हैं तो हमारी पूरी जीभ मुंह में रखी रहती है, सिर्फ आगे का जीभ का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर को हिलता है, इसलिए इसे हम अग्र स्वर कहते हैं। फिर मध्य स्वर, मध्य स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग ऊपर की ओर उठता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर आगे कौन कौन सा मध्य स्वर है, तो आगे सिर्फ और सिर्फ आ, छोटा आ जो है वो मध्य स्वर में आता है। और फिर उसके बाद अगला लिखिए सी, पश्च स्वर। पश्च स्वर, पश्च स्वर क्या होता है? अब इसकी परिभाषा ये मत लिख देना कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग उठता है, नहीं तो मेढक हो जाओगे। मेढक की जीभ का पिछला भाग उठता है, मनुष्यों की जीभ का पिछला भाग नहीं उठता है। तो पश्च स्वर की परिभाषा क्या लिखोगे? यही सब होशियारी होती है पढ़ने की, कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर की ओर उठ जाता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। क्योंकि पीछे तो हमारी जीभ जुड़ी हुई है, उठ पाएगी नहीं, लेकिन हाँ सामान्य स्थिति से थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। और वो क्या होता है कि आगे की मसल्स पीछे चली जाती है। जीभ हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें हड्डी न होते हुए भी हड्डी से मजबूत, दांतों के बीच में रहती है इतनी मुलायम होके, ठीक। ये बहुत अद्भुत है, मसल्स का ही पूरा खेल है इसमें जीभ में। तो इसकी मसल्स पीछे जाती हैं, पीछे का हिस्सा फूल जाता है जीभ का, और उससे इन स्वरों का उच्चारण होता है। तो पश्च स्वर के उदाहरण के लिए पीछे लिख लो बड़ा आ, बड़ा आ, फिर उ, फिर ओ औ। कृष्ण अवतार गौतम, तुमने जो लिख के भेजा है वो गलत था, तुमने खुद ही डिलीट कर दिया। आगे आगे मत भागो यार। कृष्ण अवतार गौतम साहब एक कोई विद्यार्थी हैं, ये हमारे काफी देर से ये आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बताना चाह रहे हैं या साथ वाले लड़के लड़कियों को? क्यों आगे भाग रहे बेटा? अपनी क्वेरी पूछो, आगे लिख लिख के हमें डिस्टर्ब मत करो। तुम पश्च स्वर के गलत उदाहरण लिख के हमें मैसेज में, चैट में आगे भेज रहे हो। हमें भी जो सही पता है वो हम भूल जाएं, क्या चाहते हो? इसलिए जल्दबाजी नहीं, पहले हमसे पढ़ लो सब। हम कोई समझ के तुम्हें पढ़ा रहे, लिखा कोई रखा थोड़े ही है, सोच सोच के बता रहे हो। उसमें तुम कुछ गलत बता दोगे, कहीं दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, सब लोग गलत इंफॉर्मेशन जान जाएंगे। इसलिए ऐसा मत करो प्लीज। कृष्ण अवतार गौतम नाम लेके बता दे रहा हूं, प्लीज ऐसा न करो। पश्च स्वर, पश्च स्वर में हमने 5 उदाहरण तुम्हें लिखवा दिए। कौन कौन से? आ, उ, ओ, औ। अब याद रखना, अग्र स्वर में 4, मध्य स्वर में केवल 1 छोटा आ, और जो पश्च स्वर है उसमें 5। अब तुम कहोगे एक रिर छोड़ दिया गया। रिर की कहानी यह है कि यह आज तक मानक हिंदी में हम ला रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ तत्सम शब्दों में होता है जो कि संस्कृत से जैसे के वैसे ही आ गए। अब धीरे धीरे हम इस रिर स्वर को भाषा में बहुत प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और इसकी जगह हम व्यंजनबद्ध री उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए अब
इस नए वर्गीकरण में हम उसको शामिल नहीं कर रहे हैं। हिंदी का स्वर न होकर उसको अभी भी हम संस्कृत का ही स्वर मानकर चलते हैं। ठीक है, तो रिर यहां पर मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन रिर अगर जो कोई कहे बताओ किससे है, तो ये भी अग्र स्वर में ही लिखना तुम। ठीक है, तो ई ए रिर 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 में बेसिकली आगे की जीभ पूरी ऊपर तक चली जाती है, तो ये अग्र और मध्य दोनों हिस्से उठ जाते हैं, इसलिए इसको हम रखेंगे तो अग्र स्वर में ही, लेकिन लिखते नहीं है। तो हम दें 10 में 4, एक तो रिर हटा दिया, बचे 10, 10 में 4 हो गए हमारे अग्र स्वर, 1 हो गया मध्य स्वर, 5 बचे हुए हो गए पश्च स्वर। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। अगला होता है मुंह के खुलने की अवस्था के आधार पर। मुंह के खुलने की अवस्था के आधार पर स्वरों के उच्चारण में यदि हमारा मुंह कम खुलता है तो अलग वर्गीकरण है, ज्यादा खुलता है तो अलग। इसको जब विद्वानों ने मुंह के खुलने की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया तो कम खुलने से लेकर ज्यादा खुलने तक 4 स्थितियों में बांट दिया। सबसे पहले समृत, 4 प्रकार, हेडिंग तो लिख ली, मुंह के खुलने के अवस्था के आधार पर, आगे डैश लगा के लिख लो 4 प्रकार, 4 टाइप्स। 4 टाइप्स में ए बी सी डी, चारों अलग अलग लाइन में लिखना, जिससे आगे हम उदाहरण लिखवा सकें तुम्हें। ए बी सी डी 4 लाइन में अलग अलग। ए के आगे लिख लो समवृत्त। वृत्त जानते हो, वृत्त जिसको तुम गोला कहते हो, जिसको सर्किल कहते हो, उसी वृत्त के आगे स लगा के ऊपर बिंदी रख दो तो उसे कहते हैं समवृत्त। पहला प्रकार किया गया समवृत्त। समवृत्त कहते हैं मुख की इस स्थिति को, देखना अगर जो वीडियो देख रहे हो जिसमें कि नाम मात्र के लिए मुंह खुलता है, समवृत्त। समवृत्त कितना खुला हुआ है, बहुत थोड़ा, उदाहरण में दिखा रहा, समवृत्त इतना खुला हुआ है बस। जो लोग गुटखा खाते हैं जिनका मुंह कम खुलता है उनका हमेशा ही समवृत्त खुलता है। फिर पहले एक एक लिखते जाओ, फिर उदाहरण लिखवा देंगे, आसानी समझ में आ जाएगा। तो ए समवृत्त, अगली लाइन में बी अर्ध समवृत्त। अर्ध माने आधा, आ और दा में नीचे धा लगता है, आधा धा, दा ऊपर रा, अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त का मतलब समवृत्त से थोड़ा ज्यादा खुल जाता है। कितना? समवृत्त में अगर जो इतना खुल रहा है तो अर्ध समवृत्त में थोड़ा ज्यादा। फिर सी, सी में लिख लो अर्ध विवृत्त। अर्ध मतलब वही जो अर्ध समवृत्त लिखा उसका अर्ध, और वृत्त के आगे वा पे छोटी की मात्रा लगा दो, अर्ध विवृत्त। बोर्ड की बड़ी तकलीफ हो रही, बोर्ड हो तो खट से लिख दें हम इस पे, अर्ध विवृत्त। और नंबर डी आगे चौथा प्रकार लिख लो विवृत्त। विवृत्त, वृत्त शब्द जो लिख रहे हो सर्किल, वृत्त, उसके आगे वी जोड़ दो बस। तो कितने? 4 प्रकार, समवृत्त, अर्ध समवृत्त, अर्ध विवृत्त, विवृत्त। कुछ किताबों को पढ़ने में तुम्हें समवृत्त, अर्ध समवृत्त, विवृत्त, अर्ध विवृत्त, लेकिन हमने इसे उल्टा इसलिए लिखा दिया कि हम मुंह के खुलने के क्रम की अवस्था से तुम्हें समझा दे रहे। जैसे समवृत्त इतना खुलेगा, अर्ध समवृत्त, फिर अर्ध विवृत्त और विवृत्त। अगर जो पूरा मुंह फैल जा रहा तो वो विवृत्त है, उससे थोड़ा कम खुल रहा तो अर्ध विवृत्त, उससे और कम खुल रहा तो अर्ध समवृत्त, बिल्कुल हल्का सा खुल रहा तो समवृत्त। ये 4 प्रकार। अब इनके आगे आगे उदाहरण लिखते जाओ। समवृत्त कौन कौन से स्वर होंगे? तो बड़ी ई और बड़ा ऊ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ई ऊ नाम मात्र के लिए खुलता है, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ई ऊ। फिर अर्ध समवृत्त के उदाहरण में छोटी ई और छोटा ऊ, ई ऊ, ई ऊ।
इसमें समृद्ध से थोड़ा ज्यादा। फिर अर्ध विवृत, इससे और ज्यादा किसमें खुलेगा? छोटा आ और फिर ए और फिर ओ, अ ए ओ, और फिर विवृत। विवृत में इनके तीनों के बड़े लिख लो। आ, अब बड़ा आ कैसे बोला जाता है? आ, ए में थोड़ा खुलता है ए, लेकिन ऐ और खुल जाता है ऐ। फिर औ, तो आ, ऐ, औ, इनमें सबसे ज्यादा मुंह खुलता है। तो मुंह के खुलने की अवस्था के आधार पर, मुंह के खुलने की अवस्था के आधार पर समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत, विवृत, इनके क्रम हमने लिखा दिए। और बड़ी ई बड़ा ऊ समृद्ध में, छोटी ई छोटा ऊ अर्ध समृद्ध में, फिर अर्ध विवृत में अ ए ओ, और विवृत में आ ऐ औ। ये हो गया मुख खुलने की अवस्था के आधार पर। ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नंबर 3, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति क्या होती है, इसके आधार पर कैसे बांटते हैं? तो इसमें 2 होते हैं। नंबर 1 वृत्ताकार स्वर, नंबर 2 अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर, वृत्त शब्द जानते हो, जिसमें होठों की स्थिति गोल रहती है, वृत्त के आकार की। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ ऊ ओ औ, उ ऊ ओ औ, ठीक। तो उ ऊ ओ औ ये वृत्तकार, गोल रहते हैं होठ। और अवृत्ताकार, नंबर 2 ए वृत्ताकार, बी अवृत्ताकार। अवृत्ताकार में क्या रहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल न होकर फैले हुए रहते हैं उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे अ आ, इ ई, ए ऐ, अ आ, इ ई, ए ऐ। अब ऋ को तो हमने अलग रखा है इनमें उच्चारण स्थान के आधार पर, क्योंकि ऋ की स्थिति आज मानक हिंदी में अलग है, इसलिए वो संस्कृत स्वर और हम तत्सम में मानते हैं। लेकिन बचे हुए 10 स्वरों को मैंने तीनों प्रकार से अलग अलग बांट के आपको लिखा दिया है, समझा दिया। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। आज हमने तुम्हें स्वर किसे कहते हैं, स्वर के प्रकार कितने होते हैं, और उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, इस प्रश्न को मैंने आपके सामने क्लियर किया है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछते रहिए। कल के क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। हम तुम्हें विशेष स्वर के बारे में पढ़ाएंगे, फिर हम तुम्हें आगत स्वर के बारे में पढ़ाएंगे, फिर हम तुम्हें मात्रा के बारे में कल पढ़ाएंगे, और मात्रा के साथ ही तुम्हें अनुनासिक और निरुन्नासिक बताएंगे। साथ ही वर्ण की शुरुआत कल कर देंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण में थोड़े से ज्यादा वर्ण हैं, जिसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में व्यंजन किसे कहते हैं, और व्यंजन वर्ण के बारे में कल पढ़ाएंगे। व्यंजन वर्ण संख्या में अधिक हैं, उनके बंटवारे अलग अलग अधिक हैं। कल हो सकता हम पूरा व्यंजन वर्ण न कर पाए, तो परसों तक व्यंजन वर्ण, फिर व्यंजन वर्ण के प्रकार के बाद अयोगवाह, अयोगवाह के बाद फिर स्पेशल चीजें जैसे व्यंजन द्वित्व, व्यंजन गुच्छ, या निरुन्नासिक, अनुन्नासिक, पंचमाक्षर, इनके साथ कैसे संबंध जुड़ते हैं, उन सबको क्लियर करेंगे। पॉलिटी की क्लास बेटा 4 बजे से होती है, 2 बजे से हिंदी और 4 बजे से पॉलिटी। सर इसके उपयोग कैसे होता है? परीक्षा में उपयोग होता है बेटा, परीक्षा में पूछा जाता है। और असली उपयोग ये होता है कि अगर जो आपको यह रिलेशन पता होता है
तो आपका उच्चारण सही रहता है। सर, पा का ओष्ठ का रिलेशन है। हाँ, जो पा फा बा भा ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, इनको हम पवर्ग के सभी व्यंजनों को वहीं से बोलते हैं। कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर 4 बजे हम पॉलिटी के लिए मिलेंगे और कल फिर 2 बजे हम आगे कुछ नई नई बातें करने के बाद फिर व्यंजन वर्ण पर बात करेंगे। कल हम आपको सबसे पहले विशेष स्वर, आगत स्वर, उसके बाद मात्रा और उसके बाद व्यंजन वर्ण, कल का हमारा ये शेड्यूल रहेगा। थैंक यू। कल 2 बजे हिंदी के लिए और अभी 4 बजे इंडियन पॉलिटी के लिए मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।